यार काजल, एक तो तू इतनी गरीब है, ऊपर से तूने काले कलूटे लड़के को पसंद कर लिया। करिश्मा, मुझे काले गोरे रंग से फर्क नहीं पड़ता। धीरज बहुत अच्छा है और वो मेरी केयर करता है। उस लफंगे विदेशी रॉकी से तो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं तुझे वो विदेशी रॉकी इतना पसंद क्यों है। शादी के बाद सब पता चल जाएगा। इतना बोलकर खुश होकर करिश्मा अपने घर जाती है और दोनों ही दोस्त घर जाकर अपनी अपनी फैमिली को रॉकी और धीरज के बारे में बताती हैं। और बहुत जल्द दोनों सहेलियों की शादी उनके पसंद के लड़कों से हो जाती है और इत्तेफाक से दोनों ही दोस्त एक ही मोहल्ले में किराए के घर में रहने के लिए जाती हैं। देख रही है काजल, हमारी किस्मत, शादी के बाद भी हम एक ही जगह आ गए हैं। वो तो ठीक है, पर शादी के बाद तुम विदेश जाने वाली थी अपने विदेशी ससुराल वालों के साथ। चिंता मत करो, जल्दी ही जाऊंगी। वैसे तुम्हारा वो काला कलूटा पति कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। अब तुम मेरी बहू की दोस्त के साथ इस मोहल्ले की भी बहू हो। मेरे बेटे के बारे में सोच समझ कर बोला करो। अरे सिस्टर, आप एंग्री क्यों हो रही हैं? मेरी डॉटर इन लॉ ने जो कहा राइट तो कहा। अब तुम्हारा सब काला है तो काला कलूटा ही कहेंगे ना। डॉटर इन लॉ, अंदर चलो। ऐसे ब्लैक लोगों से बात मत किया करो। बहुत जल्द हमें विदेश भी जाना है, वहां तुम्हें कोई काला नजर नहीं आने वाला, वहां सिर्फ गोरे लोग नजर आएंगे तुम्हें। अपनी अमीरी और एनआरआई होने का घमंड दिखाकर दोनों सास बहू घर में चली जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन धीरज काजल को बाजार ले जाता है। तुम्हें ये चूड़ी पसंद है ना, तो तुम ये चूड़ी पहन लो। जब मैं विदेश में अच्छे पैसे कमाने लगूंगा तो तुम्हारे लिए सोने की चूड़ी बनवा कर दूंगा। देश हो या विदेश, चूड़ी तो रंगीन ही अच्छी लगती है और मुझे महंगे सामान का शौक नहीं है। मुझे तो बस आपका साथ चाहिए। काजल अपने काले पति के साथ छोटे छोटे मोमेंट को जीती और दोनों पति पत्नी हंसते हुए घर आ रहे होते हैं तो वहीं रॉकी घर में खाना ऑर्डर करने के लिए करिश्मा से पैसे मांग रहा होता है। करिश्मा, गिव मी सम रुपीस। मैं इटालियन फूड मंगवाने की सोच रहा हूँ। जब से इंडिया आया हूँ यहाँ के सूखे रोटियां ही खा रहा हूँ। तुम्हें इटालियन खाने की पड़ी है और एक बार उस गरीब काजल को देखो, वो अपने उस काले कलूटे पति के साथ कितनी खुश है। भला कोई काले इंसान से शादी करके इतना खुश कैसे रह सकता है? और तुम मुझे ये बताओ, हम विदेश कब जा रहे हैं? हमारी शादी को 1 महीने होने को है। सिस्टर इन लॉ, विदेश तो हम सब कब के चले जाते, आपका वीजा ही नहीं लग रहा है। आप ही में टाइम लग रहा है और ब्रो के 1 लाख भी सस्पेंड हो गए। क्या इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? कम से कम मुझे तो बता देते। मेरे पास पैसों की कमी है क्या? मेरे होते हुए आप इतना सब अकेले सह रहे थे। डॉटर इन लॉ, क्या बताते तुम्हें, हमारा सब कुछ तो विदेश में है। इंडिया में जो भी पैसे लेकर आए थे वो सारे फिनिश हो गए और बैंक में भी इशू चल रहा है और पैसे निकल भी नहीं सकते। पैसे न होने की वजह से ही मेरा सन तुझसे खाना ऑर्डर करने के लिए पैसे मांग रहा है। हाँ सिस्टर इन लॉ, आप बिग ब्रो पर ही एंग्री हो रही हैं। वो तो आपसे बहुत लव करते हैं। रॉकी जी, माँ जी, मैं आप लोगों की बहू हूँ, मुझसे पैसे मांगने में कैसी शर्म। मुझे पहले बता देते तो मैं अपने घर वालों से मांग लेती। और कब तक हम इस किराए के घर में रहेंगे? मैं तो कहती हूँ जब तक मेरा वीजा नहीं बन जाता हम लोग मेरे मायके में चलते हैं, वहीं रहेंगे। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो वैसे भी यहाँ मन नहीं लगता। रॉकी और उसका पूरा परिवार करिश्मा को अपनी बातों में फंसा लेता और करिश्मा अपने पूरे परिवार के साथ अपने मायके जाती है। तो वहीं कुछ दिनों के लिए काजल अपने पति के साथ अपने मायके जाती है, जहां गली में गजरा बेचने वाली एक औरत आती है। काजल, ये गजरा कितना प्यारा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए ले लेता हूँ, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। दिलाओ दिलाओ अपनी गरीब बीवी को गजरा, तुम्हारी यही औकात है। तुम जैसे पुअर एंड ब्लैक लोग अपनी बीवी को और कुछ दिला भी नहीं सकते। और करिश्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए विदेश में जाकर तुम्हारे लिए टियारा बनवाऊंगा जिस पर हीरे लगे होंगे। धीरज जी, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं आपके साथ खुश हूँ। आप मुझे 10 रुपए की चीज दिलाओ या लाखों की, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है, मेरे काले रंग की वजह से लोग तुम्हारा भी मजाक बनाते हैं। देखना, एक दिन मैं भी विदेश में काम करूंगा और इसकी तरह एनआरआई बनकर दिखाऊंगा। काजल की खुशी देखकर करिश्मा जल जाती है और अपने पति के साथ अंदर जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन धीरज अपनी और काजल की पूरी फैमिली के साथ मोहल्ले के बाहर ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है। मुझे आप सबको एक खुशखबरी देनी है। मेरी विदेश में जॉब लग गई है और बहुत जल्द मैं विदेश चला जाऊंगा और वहां जाते ही मैं आप लोगों को भी अपने पास बुला लूंगा। अब आपका बेटा भी एनआरआई बनेगा, कोई आपके बेटे के रंग का मजाक नहीं बनाएगा और मैं सबको दिखा दूंगा कि अगर इंसान में टैलेंट हो तो उसका रंग मैटर नहीं रखता।
ये सुनकर काजल बहुत खुश होती है और पूरा परिवार एंजॉय करके घर आता है। उन लोगों को घर आता देख करिश्मा एक बार फिर जल जाती है और अपने पति से लड़ने लगती है। हद होती है, 6 महीने हो गए हैं पर आप तो घर जमाई बनकर ही बैठ गए हैं। साथ ही साथ आपका पूरा परिवार भी मेरे मायके वालों का दिया हुआ खाना खा रहे हैं। हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं आप लोग। अब बहुत हो गया, मुझसे उस काजल की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। एक समय था जब वो मेरी दोस्त थी और मैं उसे सलाह देती थी कि उस काले कलूटे से शादी ना करे, पर आज उसे उस काले कौवे के साथ इतना खुश देखकर मुझे अपनी पसंद पर पछतावा हो रहा है। अरे तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? बस कुछ दिन की और बात है, हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, पर जैसे ही तुम्हारा वीजा बनकर तैयार हो गया हम सब विदेश चलेंगे और इन सब कामों में तो टाइम लगता ही है। अच्छा चलो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले चलता हूँ। रॉकी करिश्मा का मूड ठीक करने के लिए उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। वो लोग खाना खा ही रहे थे कि तभी वहाँ एक आदमी आता है और रॉकी का कॉलर पकड़ लेता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मेरे पति को। अच्छा तो इस फ्रॉड एनआरआई ने यहाँ तुमसे शादी कर ली। अरे तुम नहीं जानती, विदेश में इसने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है और जब इसके ऊपर केस हो गया तो ये फ्रॉड हम सबके पैसे लेकर इंडिया भाग कर आ गया और इसने तुमसे शादी कर ली। लगता है ये तुम्हारे पैसों से अपना कर्ज चुका रहा है। आधा कर्ज तो इसने चुका भी लिया पर अब भी कर्ज में डूबा हुआ है। और पर ये भूल गया कि मैं भी इंडियन हूँ। चुपचाप से मेरे पैसे निकाल वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। धमकी देना बंद करो। कितने पैसे हैं तुम्हारे, मुझे बताओ, मैं देती हूँ तुम्हें। करिश्मा उसी समय अपने बैग से चेक निकालकर उस आदमी को पकड़ा देती है और अपने पति के साथ घर आती है और उससे सारी सच्चाई पूछती है। सच कह रहा था वो आदमी, मैंने लोगों के साथ फ्रॉड किया है, पर यह फ्रॉड भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा बिजनेस लॉस में चला गया था और मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि कुछ कर सकूं। और तुम्हारे पैसों से मैंने न सिर्फ कर्ज चुकाया बल्कि यहीं पर अपना छोटा सा बिजनेस भी डाला है। अगर मेरा यह बिजनेस चल गया तो हम फिर से विदेश जा पाएंगे। तुमने मुझे धोखा दिया, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डॉक्टर विल्लो, ऐसा मत बोलो, हमें एक चांस दो। मेरा सन सच में तुमसे लव करता है। हम सब सच में एक दिन विदेश जाएंगे। मेरा सन यहीं पर बिजनेस करने की सोच रहा है। यस सिस्टर इन लॉ, इस बार बिग ब्रो का बिजनेस नहीं लॉस में जाएगा। एक चांस दो मेरे ब्रो को। पूरा विदेशी ससुराल करिश्मा को समझाता है और करिश्मा अपने पति को 1 महीने का समय देती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं पर बिजनेस का कुछ नहीं होता। तो जब करिश्मा अपने पति को खरी खोटी सुना रही होती है तभी वहां काजल अपनी काली सास के साथ आती है। करिश्मा, इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच करना भी सही नहीं। तू मेरे पति और ससुराल वालों के रंग का हमेशा मजाक बनाती रही, पर देखो आज मेरा वही काला पति विदेश जाने वाला है और बहुत जल्द हम लोग भी विदेश चले जाएंगे। पर मैं तो तुम्हें बस यहाँ इनविटेशन कार्ड देने आई थी। मेरे घर पर कल एक छोटी सी पार्टी है क्योंकि परसों से मेरे पति विदेश चले जाएंगे। बेटा, तू भी मेरी बहू की तरह है, इसलिए एक सलाह दे रही हूँ। शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं होता। अगर तेरा पति तुझसे एक आखिरी मौका मांग रहा है तो उसे एक मौके के साथ समय भी दे। क्या पता वो सब ठीक कर दे। आशा की बात सुनकर करिश्मा के ससुराल वाले करिश्मा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और सारी बातें सोचकर करिश्मा अपने पति को एक और मौका देने का फैसला करती है और उस पर विश्वास करती है। तो वहीं दूसरी ओर 2 दिन बाद धीरज विदेश चला जाता है और इंडिया में रहकर रॉकी अपने छोटे से बिजनेस पर मेहनत करता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और उसका बिजनेस चल पड़ता है। वो एक अलग घर लेता है और वो लोग इंडिया में ही रहकर एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। शांति देवी अपनी दोनों बेटियों की शादी करके गरीब झोपड़ी में तन्हा सी हो गई थी। वो दोनों बेटियों की बचपन की तस्वीर देख रही थी कि उसकी बड़ी बेटी सोफिया का फोन आ जाता है। हाँ, हेलो, कौन? क्या बात है माँ, शादी के बाद मुझे भूल गई हो क्या? अभी तो शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं। अरे सोफिया बेटी, तू कैसी है मेरी बच्ची? मैं तुझे ही याद कर रही थी। मेरा फोन टूट गया है ना, तो नाम नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, अब आपकी गरीबी का तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको एक खुशखबरी जरूर देना चाहती हूँ। आप नानी बनने वाली हो, इसीलिए मेरे बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर दीजिए आप। क्या सच में मैं नानी बनने वाली हूँ? और तू माँ, सही कहा है किसी ने, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। कल तू मेरी गोद में होती थी और अब तेरी गोद में एक नन्ही जान आने वाली है। भगवान तुझे और तेरे बच्चे को बहुत आशीर्वाद दे और तू खूब ख्याल रखना अपना। सर्दी शुरू होने वाली है तो ठंड से बचना। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना।
फोन कट जाता है और शांति खुशी से अपने बक्से में ऊन का गोला ढूंढने लगती है, लेकिन उसके बक्से में कोई ऊन का गोला नहीं होता और ना ही उसके पास पैसे होते हैं। वह चाय की दुकान पर से चाय लेकर बाजार में लोगों को देने जाती है, जिसका उसे दिन का 50 रुपए मिलता है और एक महीने की मेहनत से वह ऊन का गोला खरीद लेती है और बच्चे के लिए स्वेटर बनाने लगती है कि 2 दिन बाद उसकी छोटी बेटी अनन्या घर आती है और अपनी माँ के गले लगती है। माँ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तो अचानक कैसे आई? आपकी याद आ रही थी इसलिए आपसे मिलने आ गई। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? और ये स्वेटर किस लिए बना रही हो आप? कहीं उन्होंने आपको फोन करके कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, दामाद जी ने तो मुझे कोई फोन नहीं किया। अगर ऐसा है तो आप ये किस बच्चे के लिए स्वेटर बना रही हैं? अरे तेरी बड़ी बहन माँ बनने वाली है ना, बस उसके बच्चे के लिए ही मैं स्वेटर बना रही थी। क्या सच में? इसका मतलब दीदी और मैं एक साथ माँ बनने वाले हैं। माँ आप नानी बनने वाली हो, ये तो मैं आपको बताने आई हूँ। खा मेरी कसम की तो सच बोल रही है, मैं एक साथ 2 बच्चों की नानी बनूंगी। हाँ माँ, आप मेरे भी बच्चे की नानी बनने वाली हैं और मैं तो मौसी भी बनने वाली हूँ, पर दीदी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, वो भी अपने ससुराल में व्यस्त होंगी जैसे मैं हूँ। अब तो माँ आप मेरे भी बच्चे का स्वेटर बनाएंगी ना? हाँ हाँ जरूर बनाऊंगी, तो चिंता मत कर। अभी तो मैं सिर्फ एक बच्चे का स्वेटर बनाने के लिए उनका गोला लाई थी, तेरे बच्चे के लिए भी बना दूंगी। अरे तू इतनी देर से मेरे पास आ रखी है, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे माँ तुम क्यों उठ रही हो? तुम बच्चे का स्वेटर बनाओ, मैं चाय बना लेती हूँ। ये कहकर अनन्या 2 कप चाय बना देती है और अपनी माँ के साथ थोड़ी बहुत बातें करके चली जाती है। कुछ महीने गुजर जाते, शांति अपनी बड़ी बेटी से मिलने उसके अमीर ससुराल पहुंच जाती है। अरे सोफिया बेटा कैसी है तू? ये ले, मैं तेरे लिए ताजा फल लेकर आई हूँ, इसे तू खाना, बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा। ठीक है माँ, आप आई भी हो तो मेरे लिए ये लेकर आई हो, मुझे लगा कुछ अच्छा सा लेकर आओगी। बेटा तू तो जानती है तेरी माँ के हालात कैसे हैं, और मुझे लगा अभी तेरे लिए यही ले जाऊं। ऐसे में फल खाना भी तो जरूरी होता है, और पपीता बिल्कुल मत छुइयो। अरे शांति जी आ गई आप, और सब कैसा चल रहा है? मन लगता है? शांति जी बेटी के बिना कहाँ किसी का मन लगता है। सोफिया तेरा पेट देखकर लग रहा है 6ठा महीना लग गया है। तो बहन जी मैं सोच रही थी कि अगले महीने मैं अपने घर पर सोफिया की गोद भराई की रस्म कर लूं। वो क्या है ना, मेरी छोटी बेटी भी गर्भवती है, मेरी दोनों बेटियों की एक साथ मायके में गोद भराई की रस्म हो जाएगी। अब मैं क्या बोलूं, मेरे रिश्तेदार आते तो उन्हें भी अच्छा लगता और आपके गरीब घर में क्या ही अच्छा लगेगा। पर कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी की गोद भराई वहाँ कर लीजिए, आपके मन की भी होनी चाहिए ना। और हाँ, गोद भराई करो तो बहुत अच्छे से करना आप। जी मैं कोशिश करूंगी। अच्छा सोफिया बेटा, ये तो अब लात मारता होगा ना, मैं देखूं? ऐसा कहकर शांति अपनी बेटी के पेट पर हाथ रखती तो सोफिया झटके से उसका हाथ हटा देती है। माँ ये क्या कर रही हो? अपना हाथ ऐसा वैसा मत लगाओ, कहीं मैं बीमार हो गई और मेरे साथ मेरा बच्चा भी बीमार हो गया तो? हाथ तो धो लेती। माफ करना सोफिया, खुशी के मारे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा कुछ खाने को दे देती, भूख लग रही है, सुबह सुबह तेरे पास यूं ही मिलने आ गई। माँ क्यों बहाने बना रही हो? मुझे पता है मेरे अमीर ससुराल में तुम ठूसने आई हो। कोई बात नहीं, रामू काका जरा चाय पकौड़े लाकर दे दो। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ गरीब है, पता नहीं घर पर खाती भी होगी या नहीं, पर हम इन्हें अच्छे से खिला पिलाकर भेजेंगे। हाँ माँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोफिया नौकर से कहकर अपनी माँ के लिए अच्छा अच्छा खाना लगवा देती है, लेकिन शर्मिंदगी के साथ शांति उस खाने को नहीं खा पाती और हाथ जोड़कर वहां से चली जाती है। मुझे बहुत बुरा लगा, सोफिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए था अपनी सास के सामने, पर कोई बात नहीं, बड़े घर चली गई है ना तो थोड़ा उसी लहजे में बोलने लग गई है। पर मैं उसकी माँ हूँ, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए मुझे। अब यहाँ तक आई हूँ तो छोटी बेटी से भी मिल लेती हूँ। ऐसा कहकर शांति अपनी छोटी बेटी के घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी गरीब कुटिया में भी माँ को सम्मान से बिठाती और चाय नाश्ता देती है। रात का खाना खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं होता तो अनन्या गर्भवती अवस्था में भी दुकान से उधार राशन ले आती है और अपनी माँ के लिए पूरी कचौरी बनाने लगती है। अरे माँ खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए ये सब बना रही हूँ। अरे तू क्यों हो ऐसे समय में इतना उठ बैठ रही है? मनोरमा जी आप इसे कुछ समझाइए। अरे शांति बहन, मैं इसे कितना समझाती हूँ तब जाकर ये टिकती है, पर आज आपके सामने खुशी के मारे थम ही नहीं रही है। ये सुन शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खाना खाकर अपनी बेटी को घर पर गोद भराई करने का न्योता दे आती है और 1 महीने की तैयारी के लिए वह फिर से चाय की दुकान पर बाजार में लोगों को चाय देने चली जाती है और एक और ऊन का गोला लाकर अनन्या के बच्चे के लिए स्वेटर बनाने लगती है और जल्दी ही दोनों का 6ठा और 7वां महीना लग जाता है। गोद भराई के दिन शांति अपनी गरीब कुटिया में फूल पत्ते लाकर लड़ी और तोरण लगा देती है, रंगोली से घर सजा देती है।
वैसे तो आज मैंने खीर पूरी भी बनाई है। सुबह के 11 बज गए हैं, 10 बजे का न्योता था। ये दोनों की दोनों आई क्यों नहीं अभी तक? पहले सोफिया से बोलती हूँ। इस फोन में कुछ दिखाई भी तो नहीं देता। जैसे तैसे अपने टूटे हुए फोन से शांति अपनी बेटी को फोन करती है, जहां वह अपने ससुराल में गोद भराई करने की बताती है। यह सुन शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी अमीर बेटी के ससुराल पहुंच जाती है, जहां गोद भराई की बहुत शानदार तरीके से सजावट की गई थी और लोग उसकी बेटी को महंगा महंगा तोहफा दे रहे थे। ये देख शांति शर्मिंदा होती है। मेरी बेटी के सास ससुर ने सोने की चेन, चांदी का ग्लास दिया है। मैं तो ऐसा कुछ लेकर नहीं आई सिवाय स्वेटर के। सोफिया, तेरी गोद भराई की रस्म मेरे घर रखी थी, तो आई क्यों नहीं? माँ, आज मेरी गोद भराई हो रही है और आप चाहती हैं कि मैं आपकी गरीब झोपड़ी में अपनी गोद भराई की रस्म करूं, जहां मेरी एक भी फोटो अच्छी सी नहीं आएगी। और हमारे यहाँ के रिश्तेदार मेरे छोटे से मायके में कैसे रहेंगे? और आपके गरीब हालात देखकर इतना तो मैं समझती हूँ कि आप मेरे लिए ज्यादा अच्छा तोहफा नहीं लाई होंगी। या आपके हाथ में बच्चे का स्वेटर है, यही लाई है ना आप? रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये बकवास सा स्वेटर। मैं अपने बच्चे को अच्छा स्वेटर पहनाऊंगी। सोफिया, एक बार स्वेटर तो ले ले, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अरे आप जाओ ना, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो यहाँ सबके सामने? उस दिन भी भुक्कड़ की तरह खाने आ गई थी मेरे ससुराल में। मुझे नहीं पता था सोफिया, तू अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचती है। चलती हूँ, भगवान तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को बहुत आशीर्वाद दे। अमीर बेटी के ससुराल में गरीब माँ की इज्जत की खूब खिल्ली उड़ाई जाती है। आंखों में आंसू लेकर शांति घर लौट आई तो वहीं उसकी पड़ोसन भी ऐसे ही ताने मारती है। क्या हुआ? अमीर बेटी के घर गई थी, लगता है बेइज्जत होकर आई है। और वो तेरी तैयार की गोद भराई की रस्म में भी नहीं आई। अमीर तो अमीर, तेरी गरीब बेटी भी नहीं आई। शांति अपने घर की सजावट उतार ही रही थी कि उसकी गरीब बेटी और उसके ससुराल वाले वहां आ जाते हैं। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। और दीदी कहाँ है? वो नहीं आई तो मुझे लगा तू भी नहीं आएगी, इसीलिए। माँ जी, आपने मेरी पत्नी के लिए इतने मन से गोद भराई की रस्म करने की सोची है तो कीजिए ना। फिर खुशी से सास और माँ दोनों अनन्या के हाथ में शगुन का नारियल और चुन्नी उड़ाकर गोद भराई की रस्म पूरी करती हैं। अपना बनाया हुआ स्वेटर देती हैं, साथ ही खुशी का नाच गाना भी होता है। मैंने अपनी दोनों बेटी के लिए कितना कुछ सोचा था, पर हुआ क्या? सोफिया ने अपने ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत उतार दी, मजाक बनवाया। लेकिन अनन्या बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। भगवान, आप उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना। अरे आप क्या सोच रही हैं? नाचिए ना, आपकी बेटी की गोद भराई है। एक नए मेहमान के आने की खबर है, दिल में लहर है। एक नए मेहमान के आने की खबर है, दिल में लहर है। इसी के साथ गरीब माँ अपनी गरीब बेटी की बहुत अच्छे से गोद भराई करती है।